हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत क्लास 10th की ज्योग्राफी अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसके चैप्टर 1 का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर एक ही चैप्टर में दोनों दिया हुआ है। अगर बिहार बोर्ड का बुक देखेंगे तो दोनों में अलग अलग चैप्टर करके दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का भूमि संसाधन। भूमि संसाधन में सबसे पहले समझते हैं कि मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, इसको मृदा कहते हैं। मिट्टी जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये धीरे धीरे ही सही लेकिन लाखों करोड़ों सालों में मिट्टी का निर्माण होते रहता है। ठीक है, मृदा का निर्माण होते रहता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो बहुत धीमी है और चलती रहती है, इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। अब इसके बाद एक ही स्टैटिस्टिक्स देखिए क्या है। भारत के अंदर जो भूमि है उसका भौतिक स्वरूप कैसा है। तो इसमें कैसा है कि भारत के अंदर हमारे पास जितना भी क्षेत्रफल है, इसका 43% मैदान है, मैदानी भाग है। ठीक है, और 30% पर्वत है और 27% पठार है। ठीक है, तो भूमि के ये 3 प्रकार है यहाँ पर। इसका परसेंटेज आप याद रखेंगे, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके क्या कारक है, इनको हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि देखिए मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण पत्थरों के टूटने के कारण, पत्थर जो है वो धीरे धीरे टूटते रहते हैं और महीन कण में बदलते रहते हैं। इसमें लाखों करोड़ों साल लगता है, ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। और उसके टूटने के साथ साथ एक तरफ पत्थर टूटते रहेंगे। मान लीजिए एक पहाड़ है, ये टूट टूट करके यहाँ पर जमा हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें ह्यूमस, आप एक वर्ड देखेंगे ह्यूमस। ह्यूमस हो गया जो पेड़ पौधे का सड़ा गला हुआ पार्ट है, या जीव जंतु जो मर गए हैं वो धीरे धीरे गलते हैं, तो वो भी इस मिट्टी में मिक्स होता रहेगा। ठीक है, तो ह्यूमस और इस पत्थर के टुकड़े, पत्थर क्या है, छोटा छोटा महीन कण में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये महीन कण में कन्वर्ट हो गया तो एक तरह से क्या है, बालू है। ठीक है, अगर पत्थर को पीसा जाए तो बालू बनेगा। तो पत्थर के महीन कण में टूटने के लिए भी बहुत सारी क्रियाएं प्रभावी होती है, जैसे कि हिमनद के द्वारा अपर्दन, ग्लेशियर्स के द्वारा। उसके बाद वायु से अपर्दन, जल से अपर्दन, नदियों के द्वारा। तो ये पत्थर क्या होगा, बालू में कन्वर्ट हो जाएगा पीसने के बाद। और इसमें ह्यूमस यानी कि जैव अवशेष मिलता हुआ चला जाएगा। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमस, इसमें अजैव अवशेष जैसे कि खनिज के कण है ना, वो भी टूट टूट करके उसमें मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ह्यूमस प्लस अजैव चीजें भी इसमें मिलती रहती है। तो चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से, भौतिक में आपने देखा कि बहुत सारी क्रियाएं हैं। इसके बाद रासायनिक क्रियाएं इसमें होगी, खनिज वगैरह मिलता चला जाएगा। और जैविक यानी कि ह्यूमस, ये मिलाते हुए इन तीनों का जब समावेश होता है तो हमारे मृदा का निर्माण होता है, और ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, इस मृदा निर्माण के कारक क्या क्या है। उच्चावच, उच्चावच का मतलब क्या हो गया, कहीं पर मान लीजिए कि गड्ढा है, कहीं पर पहाड़ है, धरती के सतह पर जो असमानता देखी जाती है उसको हम लोग उच्चावच कहते हैं। उच्चावच होगा, क्या क्या चाहिए, कारक मतलब मृदा निर्माण में क्या क्या चाहिए, तो उच्चावच चाहिए, तभी तो अपर्दन होकर नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ऊंचाई से नीचे की ओर बहता हुआ आएगा मिट्टी, पत्थर के कण। उसके बाद मूल शैल चाहिए, जो चट्टान है वो चाहिए। ठीक है, जलवायु वहाँ का प्रभावी होता है जब मृदा का निर्माण होता है। वनस्पति, क्योंकि ये क्या होगा, वनस्पति आगे चल करके ह्यूमस में कन्वर्ट होकर के मृदा को उपजाऊपन देगा। और जैव पदार्थ, वनस्पति हो गए पेड़ पौधे, जैव पदार्थ हो गए जीव जंतु वगैरह, और खनिज कण, और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है समय। ठीक है, तो इन सब के मिलने के बाद मृदा का निर्माण होता है। तो आप देखिए मृदा का निर्माण कैसे कैसे हो गया। पत्थरों के टुकड़े होंगे, उसमें ह्यूमस और अजैव, ये तो तीनों चीजें मिलने के बाद मृदा का निर्माण हो जाएगा। अगर ह्यूमस और अजैव चीजें न मिले तो सिर्फ ये एक बालू है जिसका कोई महत्व नहीं रह जाता, उससे मृदा का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, आप इन कारकों को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मृदा के गठन किस प्रकार से वो बने हैं, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है, इसके आधार पर मृदा को 6 भाग में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है जलोढ़ मृदा। एक प्रकार की मिट्टी है जिसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। आइए देखते हैं जलोढ़ मृदा क्या है। देखिए जलोढ़ नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें जल लगा हुआ है, यानी कि नदियों के द्वारा, जल के द्वारा अपर्दित करके लाई गई उपजाऊ मृदा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा कहेंगे। ये नदी द्रोणी द्वारा प्रवाहित होकर के आती है। हमारे भारत में जो हम लोग ये मैदान देख रहे हैं 43%, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, जिसमें इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, नदी द्रोणी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, आप जानते हैं उत्तर भारत की ये प्रमुख नदी द्रोणियां हैं। ठीक है, तो इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। भारत के जो उत्तरी भारत का मैदान है उनका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा में
बालू, सिल्ट और मृतिका, ये 3 चीजें देखने के लिए मिलती है। मृतिका हो गया वही अवशेष, जैव अवशेष, ठीक है। तो इन 3 चीजों को मिला करके जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है। पूरे भारत में 40% क्षेत्र में जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मृदा जो है उसको आयु के आधार पर, आयु मतलब उसके कब बना है, तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीन जलोढ़ और एक है पुरानी जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ है उसको कहा जाता है खादर, ठीक है। ये ज्यादा उपजाऊ होता है और ये मान के चलिए कि हाल फिलहाल में बना हुआ जलोढ़ होगा उसको नवीन जलोढ़ यानी कि नया जलोढ़। और जो जलोढ़ मृदा बहुत पहले बन चुकी है उसको बोलेंगे पुरानी जलोढ़, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है बांगर। तो खादर और बांगर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं। नवीन जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहेंगे। अब एक चीज आप देखिए, कोई भी क्षेत्र जहां पर बार बार बाढ़ आता हो, ठीक है, तो वहां पर नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होते रहेगा। कारण क्या है, जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारे उपजाऊ मिट्टी को लेकर के आती है, ठीक है। तो जहां पर बार बार बाढ़ आएगा वहां पर क्या होगा, नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होते रहेगा। और मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहां पर बाढ़ एक बार कभी आया, मान लेते हैं 10 साल पहले बाढ़ आया और उसके बाद वहां पर बाढ़ नहीं आ रही है, तो वहां पर क्या हो गया, एक बार जलोढ़ मृदा का निर्माण हो गया, अब दोबारा वहां पे बाढ़ नहीं आ रही है, पानी का वहां पर जमाव नहीं है, तो जलोढ़ मृदा का निर्माण रुक गया, तो ये पुरानी जलोढ़ हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इन दोनों की खासियत क्या है। जो पुरानी जलोढ़ है वहां पर क्या है कि दोबारा डिपोजिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहां क्या होगा, वहां पर कंकर और बजरी की मात्रा देखने के लिए मिलेगी। पुरानी जलोढ़ में कंकर और बजरी की मात्रा क्यों देखने मिलती है, क्योंकि वहां पर दोबारा पानी का जमाव नहीं हुआ है, वहां पर सिल्ट दोबारा नहीं आए हैं, अवसाद नहीं आए हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होते रहेगा। क्योंकि अगर आप कहीं पे धूलकण रख दीजिए, बहुत सारे धूलकण रख दें, तो आने वाले समय में क्या होगा, सब एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका साइज बड़ा होने लगेगा, ठीक है। और अगर इसी पर बार बार जमा करते रहे तो आपको महीन कण दिखेगा वहां पर। इसलिए पुरानी जलोढ़ में कंकर और बजरी की मात्रा देखने के लिए मिलती है और नवीन जलोढ़ में बालू और मृतिका। तो और इसके जो कण है वो बहुत पतले होते हैं, महीन कण होते हैं। खादर में महीन कण और बंगर में कंकर और बजरी देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जलोढ़ मृदा के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा के अंदर पोटास, फास्फोरस और चूना, ये 3 चीज देखने के लिए मिलता है। इसकी बहुलता हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी देखने के लिए मिलेगा। और इन्हीं तत्वों के होने के कारण यहाँ पर कैसे फसल, जैसे कि गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन और अन्य अनाज, ठीक है, इसका उत्पादन हम कर पाते हैं, ठीक है। और इसलिए आप देखिएगा जब भी खेती की जाती है तो उर्वरक के तौर पर इन्हीं चीजों को और मिलाया जाता है ताकि और हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। आप गांव में देखेंगे जो लोग खाद बीज खरीद के लाते हैं, खाद खरीद के लाते हैं, वो क्या रहता है, फर्टिलाइजर, पोटास रहता है, फास्फोरस रहता है, नाइट्रोजन की मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। तो इन फसलों के उगने के कारण क्या है, इन तत्वों के मौजूद होने के कारण। इसके बाद क्या है, जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि मतलब एक से ज्यादा फसल यहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप जानते हैं कि किसी भी जगह पर जनसंख्या घनत्व बढ़ने का एक कारण यह भी है कि वहां पर अगर लोगों को खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाए, पानी का स्रोत अच्छा हो, तो जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। इसलिए उत्तर गंगा का मैदान जो है वहां पर मैक्सिमम आपको जलोढ़ मृदा देखने के लिए मिलता है। और जलोढ़ मृदा में गहन कृषि करने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। और उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहा जाता है। तो दियारा आप जानते हैं, आप जब भी जाएंगे गंगा नदी के किनारे जो मैदान है वो क्या है, पूरा बालू जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मल मिट्टी नहीं होता है, ठीक है। वो भी जलोढ़ के अंदर ही आता है। प्लस यहाँ पर मक्का उत्पादन जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। प्लस कुछ जायद फसलें, इसको जायद फसल कहा जाता है, खीरा या फिर तरबूज, खीरा और तरबूज की खेती यहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार से ये जलोढ़ मृदा। और इसके अलावा जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, अगर हम भारत का थीमेटिकल नक्शा देखते हैं, ठीक है, तो उत्तर गंगा का मैदान पूरा का पूरा जलोढ़ मृदा कवर करती है। प्लस यहाँ पर क्या है कि ये राजस्थान और गुजरात में भी स्लिप होकर थोड़ा सा हिस्सा आ गया है, ठीक है। जब आपकी जलोढ़ मृदा यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, मैदान का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ से एक संकरी गली से क्या हो गया है, डिपॉजिट यहाँ पे आ गया है और इधर भी स्लिप करके थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया है, ठीक है, ये नीचे तक आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कारण है, यहाँ पर ये स्लिप होकर नीचे आ गया राजस्थान और गुजरात की तरफ। और यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारी नदियों का डेल्टा है, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नदी के डेल्टा पर, मुहाने पर भी क्या होता है, मिट्टी जमा होते रहता है। और हम जानते हैं कि जलोढ़ मृदा कैसे निर्माण होता है, मिट्टियों के जमने से, है ना। जलोढ़ नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी जब जमा हो जाते हैं तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर जो डेल्टा है इनकी वजह से यहाँ पर इस पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मृदा देखने के लिए मिलती है। तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र आप देखिए कौन सा हो गया, उत्तर गंगा का मैदान। ये जो उत्तर भारत का मैदान है जिसके अंदर पंजाब,
यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य आएंगे। थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान और गुजरात में भी है, और जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर भी लगभग आपको नीचे तक देखने के लिए मिलेगा जलोढ़ मृदा। तो इन जगहों पर, इन क्षेत्रों में आपको जलोढ़ मृदा देखने के लिए मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार की जो मृदा है उसको काली मृदा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नाम काली मृदा क्यों पड़ता है? क्योंकि इसका रंग है काला। काला रंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम और ह्यूमस बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण इसका कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया है। इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। इस मृदा को रेगुर मृदा या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। इसका कारण है, जो ब्लैक सॉइल है इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा है, इसी कारण इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। तो इसके दो और नाम है, रेगुर और काली कपास मृदा। ठीक है, अब ये किस क्षेत्र में पाई जाती है इसके बारे में देखिए। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात का हिस्सा है सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर आपको काली मृदा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये फैला हुआ है इंडिया के अंदर। इसके बाद इसका निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट लावा के विघटन से। बेसाल्ट लावा क्या होता है? जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से जो लावा निकलता है उसको बेसाल्ट लावा बोलते हैं। ठीक है, तो बेसाल्ट लावा बाहर आकर के जम जाता है, और जमने के बाद धीरे धीरे उसका अपर्दन होता है, और उससे जो मृदा का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लैक सॉइल। ठीक है, इस ब्लैक सॉइल के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटास, चूना। इसमें आपको याद रखना है कि फॉस्फोरस नहीं होता है, इसमें फॉस्फोरस की कमी देखने के लिए मिलती है काली मृदा के अंदर। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? इसकी नमी धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। देखिए क्या होता है, काली कपास मृदा में जो है इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आप देखिएगा फोटो में कि दरार फट जाता है। ठीक है, खेत के अंदर दरार जो देखते हैं वो फट जाता है, और इसी कारण क्या होता है कि हर दरार में से ऑक्सीजन अंदर जाता है और मिट्टी बहुत ज़्यादा ऑक्सीकृत रहती है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है कि ज़्यादा पानी अगर न भी डाला जाए तो भी खेती संभव हो जाता है। प्लस जब भी वहाँ पर आप बारिश हो जाए, मानसून के टाइम में अगर बारिश हो जाए तो फिर उस खेत की जुताई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मानसून जैसे ही स्टार्ट होता है, 1-2 बौछार के बाद उस खेत की जुताई कर दी जाती है, क्योंकि मिट्टी उसके बाद चिपचिपी हो जाती है और फिर उसमें खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, इसलिए मिट्टी क्या होती है? पानी को सोख लेती है, चिपचिपी हो जाती है, तो उसमें खेती दिक्कत होने लगता है। ठीक है, और दरार के माध्यम से ये ऑक्सीकृत हो जाती है। यहाँ पर कौन कौन से फसल उगते हैं देखिए, एक तो कपास, मुख्य रूप से कपास, उसके बाद गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग का थर्ड जो है वह है लाल एवं पीली मृदा। इसका नाम लाल एवं पीली मृदा इसलिए है क्योंकि इसका रंग लाल और पीला होता है। देखिए क्या है, लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा, लोहांश होता है। ठीक है, लोहे का अंश होता है इसलिए लाल हो जाता है। और जब इसके अंदर जलयोजन का मतलब है उसमें पानी के साथ अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन होने के बाद इसका कलर पीला हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम है लाल एवं पीली मृदा। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है देखिए, रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटन एवं रूपांतरण से। ठीक है, रवेदार मतलब क्या? दाना दाना टाइप का, क्रिस्टल इग्नियस चट्टान के विघटन और रूपांतरण से इसका निर्माण होगा। रवेदार आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, और ये 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलता है, लाल एवं पीली मृदा। इसका क्षेत्र आप देखिए, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय पठार, इन क्षेत्रों में आपको लाल एवं पीली मृदा देखने के लिए मिलेगी। और ये पूरे भारत में लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। ठीक है, इसके अंदर देखिए आप कि ह्यूमस की कमी देखने के लिए मिलती है। ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है उसमें ह्यूमस की कमी देखने के लिए आपको मिलती है। ठीक है, इसलिए, और उसी के विघटन से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ह्यूमस की कमी आपको देखने के लिए मिलती है। और जब भी मिट्टी में, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि मिट्टी में ह्यूमस की कमी होगी तो उसकी उपजाऊपन पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए कम उपजाऊ होती है। यहाँ पर कौन कौन से फसल, चावल, ज्वार बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फल, और इन फसलों को उगाने के लिए आपको उच्च तकनीक, अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे खेती संभव है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो है वो है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा ग्रीक शब्द है एक लेटर, इस लेटर से बना हुआ है। ठीक है, और लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है ईट। ठीक है, तो लेटेराइट मृदा किस वर्ड से बना है? लेटर से, और इसका शाब्दिक अर्थ है ईट। ठीक है, ये कहाँ पर बनता है उसके बारे में देखिए, इसका निर्माण कैसे होता है। जहां पर भी टेम्परेचर हाई हो, उच्च तापमान हो, और साथ ही साथ वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होता हो।
ठीक है। जैसे कि एक कोई मौसम है, उस मौसम में बहुत ज़्यादा तापमान था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और उसके ठीक बाद जो मौसम आया है उसमें बारिश हो रही है, यानी कि तापमान भी बहुत अधिक हो और बारिश भी बहुत ज़्यादा होता हो, वहाँ पर लेटेराइट मृदा का निर्माण आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे होता है? भारी वर्षा से जो जल होता है वो क्या करता है, निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा लेटेराइट मृदा का निर्माण करता है। अब निच्छालन प्रक्रिया क्या है? निच्छालन प्रक्रिया हो गया कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निच्छालन, और इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस। तो जैसे ही इसके पोषक तत्व निच्छालन हो गए, यानी कि पानी में मिल करके बह गए, तो वहां पर ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि पौष्टिक तत्व सभी निकल गए यहाँ से, है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट, खनिज वगैरह इसमें से निकल जाते हैं, ठीक है, और इसको कम उपजाऊ बनाते हैं। इस कारण से ये मृदा जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, यानी कि एसिडिक होती है, पीएच वैल्यू 6 से नीचे रहता है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ देखिए, इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे। रंग इसका है लाल। क्यों लाल है? क्योंकि एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड की मात्रा इसमें देखने के लिए मिलती है, इसका रंग लाल है। इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये देखने के लिए मिलता है। आप इसमें ये देखिए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 3 क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉफी और चाय की खेती देखी जाती है, और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काजू की खेती ये देखने के लिए हमको मिलता है। और देखिए, ये लेटेराइट मृदा जो है वो 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर भारत के अंदर फैला हुआ है। तो अभी तक जो 4 हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र, जो कि 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। काली मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि, और जलोढ़ मृदा भी इतना ही है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। तो अभी तक का सबसे ज्यादा हो गया लाल एवं पीली मृदा। आगे भी पढ़ेंगे तो इसका ही संख्या ज्यादा रहने वाला है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा लाल एवं पीली मृदा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाय फ्रेंड्स, हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है मिट्टी की वह है मरुस्थलीय मृदा। ठीक, नाम से ही आपको समझ में आता होगा, ये मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तान वाले एरिया की बात चल रही है, ठीक है। ये भारत में आपको राजस्थान वाला क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। इसका रंग लाल और भूरा कलर का होता है, ठीक है। यह लवणीय प्रकार की देखने के लिए मिलती है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जलवाष्पन यानी कि इवेपोरेशन तेज हो जाता है, ठीक है। और इस कारण से क्या होता है, जलवाष्पन तेज होने के कारण यहाँ पर आपको नमी कम देखने के लिए मिलेगी मिट्टी के अंदर, ठीक है। और इसके बाद इसमें ह्यूमस और नमी की कमी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब जब यहाँ पे जलवाष्पन दर हाई है यानी कि पानी की कमी है, तो वनस्पति कम होंगे, और वनस्पति कम हो गए, जीव जंतु वहाँ पे कम मिलेंगे, तो वहाँ क्या होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन भी कम होगा। अगर वनस्पति नहीं होंगे तो ह्यूमस नहीं बनेगा, और इस कारण से यहाँ पर ह्यूमस की कमी हो जाती है और नमी की भी कमी हो जाती है। प्लस इस मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ते रहती है धीरे धीरे, और इस कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के कारण जो पानी जमीन के नीचे, आप जानते होंगे कि जो भूमिगत जल है वो ऊपर से पानी रिस रिस करके नीचे जाता है, तो ये वाला जो प्रक्रिया है इसको जल अंतःस्यंदन कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। तो इस कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के कारण अंतःस्यंदन रुक जाता है, ठीक है, और इस मिट्टी को और भी शुष्क और रूखा बनाता है, ठीक है। और अगला टाइप है हमारा वन मृदा। वन मृदा ये आपको पहाड़ी क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वन मृदा या फिर इसका नाम पर्वतीय मृदा भी है, ये पहाड़ी क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र में आपको कहीं भी, जैसे हम लोगों ने पुरानी मृदाओं को देखा है, तो इसमें कोई आपको एक ऐसा स्पेशल देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि जो पहाड़ का ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मोटे मोटे कण देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वहां पर पत्थरों का टुकड़ा हो रहा है, अपरदन हो रहा है, और फिर नीचे आते आते वो क्या हो जाता है, महीन कण में कन्वर्ट होता है। तो सबसे ऊपर देखिएगा तो मोटे कण देखने के लिए मिलेंगे, वो कम उपजाऊ होते हैं, और निचले हिस्से में जो नदियां लेकर के आती है वहां पर जलोढ़ महीन कण नीचे आती है। तो दोनों जगह पे आपको अलग अलग टाइप के वनस्पति देखने के लिए मिलेंगे। और जहां पर बर्फ हिमाच्छादित है, बर्फ वाले क्षेत्र में ह्यूमस की कमी हो जाती है। ह्यूमस की कमी क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, फिर वही वनस्पति और जीव जंतु कम होंगे तो ह्यूमस की मात्रा कम देखने के लिए मिलेगी, और इस कारण से इस मृदा की जो प्रवृत्ति है वो अम्लीय हो जाती है, एसिडिक नेचर की ये मृदा हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है कि भारत के अंदर जितने भी भूमि है उसका किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, किन किन तरीके से उपयोग हो रहा है। सबसे पहला है वन के अंतर्गत आने वाली भूमि। दूसरा टाइप है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ठीक है, यानी कि भूमि हमारे पास अवेलेबल है लेकिन उस पर कृषि नहीं हो रही है। इसमें हमारे पास 2 टाइप है, एक है बंजर भूमि या फिर व्यर्थ भूमि, ठीक है। बंजर भूमि हो गई जिस पर आप खेती नहीं कर सकते हैं, वो उपजाऊपन उसका खत्म हो चुका है। और दूसरा है गैर कृषि परियोजना में प्रयुक्त भूमि, जैसे कि भवन, सड़क, उद्योग। हमारा जो स्कूल है या फिर कोई सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन है, वो सब क्या है, गैर कृषि परियोजना में लगी हुई भूमि है।
अगर सड़क बना दिए हैं, कोई उद्योग, कोई मशीन, फैक्ट्री लगाते हैं, तो वो भूमि किस में आ जाएगा? गैर कृषि परियोजना में प्रयुक्त भूमि। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टाइप है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है। यानी कि प्रतिभूमि के बारे में आगे सेक्शन में देखेंगे। प्रतिभूमि के अलावा भी कुछ भूमि है जो कि कृषि अयोग्य भूमि है, जैसे कि अस्थायी चारागाह। ठीक है। चारागाह में आप देखेंगे खेती नहीं होती है, कृषि नहीं होती है, यहाँ पर पशुओं के चरने का ये जगह है। इसके बाद विविध तरु फसल उपवन के अधीन भूमि। इसका ये मतलब है आपके पास आप देखेंगे आम का बगीचा होता है, लीची का बगीचा होता है, तो ये सब क्या है? विविध तरु फसल है। ठीक है। तो इसके अंदर जो भूमि यूज की गई है वो भी क्या है? कृषि के लिए भी यूज नहीं हो रहा है उसका, क्योंकि वन टाइम आप आम का पौधा लगाते हैं, बार बार उसमें फसल प्राप्त होता है। ठीक है। तो वो भी एक तरह से प्रतिभूमि के अतिरिक्त है और कृषि उस पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है। और तीसरा टाइप है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। आप इसको समझने के लिए पहले इन दोनों को समझिए, फिर ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रतिभूमि का दो टाइप है, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि वैसी भूमि को कहेंगे जिस भूमि पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं हुआ है। मान लेते हैं कोई खेत है जो 1 साल से कम समय से परती है, उसको कहेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। ठीक है। और अगर कोई खेत 1 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष के बराबर या 5 वर्ष से कम समय से परती पड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे पुरातन प्रतिभूमि। ठीक है। यानी कि 1 से कम है, 1 से कम है तो फिर वर्तमान प्रतिभूमि, और 1 से बड़ा और 5 से छोटा तो ये क्या हो जाएगा? पुरातन प्रतिभूमि। और अगर 5 साल से ज्यादा समय से कोई भूमि परती पड़ी हुई है तो उसको हम लोग कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जो इस सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 वर्ष से अधिक समय से परती को क्या कहेंगे? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो आप इनको याद रखिएगा, इन 3 पॉइंट्स को। वर्तमान परती 1 वर्ष से कम, पुरातन प्रतिभूमि 1 से 5 के बीच, और 5 से ऊपर जैसे ही परती हो गया तो वो पुरातन प्रतिभूमि। तो कोई भी भूमि जब परती रहेगी तो एक एक करके तीनों सेक्शन में वो जाएगी। जैसे मानते हैं कोई खेत है, इसको परती छोड़ दिया जाए 1 साल के लिए, तो वो पहले साल में किसके अंदर रहेगी? वर्तमान प्रतिभूमि। जैसे ही दूसरे साल में प्रवेश करती है, फिर उसमें खेती नहीं किए, तो वो किस सेक्शन में आ गया? पुरातन प्रतिभूमि में। और अगर 5 साल तक खेती नहीं किए तो उसका क्या होगा? उसका सेक्शन चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंदर। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आप देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक भूमि का प्लॉट है पूरा, ठीक है, और ये मानते हैं 100 बीघे की खेती है, इसमें एक प्लॉट है जो 100 बीघा की खेती इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ये ऐसा प्लॉट है जिस पर फसल लगा करके काटा जाता है। ठीक है। कृषि योग्य भूमि है, इस पर फसल लगा करके काट लिया जाएगा। तो निवल बोया गया क्षेत्र यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना हो गया? जितना आपके पास जमीन है 100 बीघा। ठीक है। अब ये डिफरेंस आप यहाँ पे समझिए। एक पॉइंट आता है, निवल बोए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैसी भूमि जिस पर फसल बोई एवं काटी जाती है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन आप यहाँ से समझिए। सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? अब जैसे एक भूमि है हमारे पास, 100 बीघे की खेती है, इस पर मानते हैं कि एक गेहूं की फसल की गई, तो हमारे पास कितना क्षेत्र हो गया? 100 बीघा। 100 बीघा में खेती हुआ। इसके बाद इस फसल को काटने के बाद उसी वर्ष, उसी कृषि वर्ष में हमने चावल की खेती की दोबारा। तो जब दोबारा खेती की तो फिर 100 बीघा ऐड हो जाएगा। यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में जमीन जितना है उतने की ही बात की जाती है, लेकिन सकल बोए गए क्षेत्र में किसी जमीन पर अगर 1 से ज्यादा बार खेती होती है तो हर बार उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है। तो अगर 3 फसल करते हैं इस पर तो ये 3 बार ऐड होगा, यानी कि सकल बोया गया क्षेत्र 3 फसल अगर किए तो 300 बीघा हो जाएगा। जबकि निवल बोया गया क्षेत्र 100 बीघा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके आगे अगले स्लाइड में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 6 प्रकार की मृदा देखी है। इन 6 प्रकार की मृदाओं का किस क्षेत्र में विस्तार है, इसके लिए फोटो आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप देखिए जो वन मृदा है वो इस वाले क्षेत्र में, जो कि हिमालय पर्वत का एरिया है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसके बाद ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ठीक है। जलोढ़ मृदा मैंने बताया था कि ये यहाँ पर उत्तरी गंगा का मैदान, जो कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के नदी द्रोणी द्वारा बनाया गया है, तो ये जलोढ़ का निर्माण यहाँ पर होता है। प्लस ये स्लिप होकर के राजस्थान और गुजरात में भी थोड़ा बहुत आ गया है, और इधर से भी स्लिप होकर के नीचे तक पहुँचता है। तो ये जलोढ़ मृदा ब्लू कलर से आप देख सकते हैं क्रॉस करके। इसके बाद लाल और पीली मृदा आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाल और पीली मृदा का ये वाला क्षेत्र है यहाँ तक, और इधर मेघालय वाले एरिया में भी लाल और पीली मृदा देखने के लिए मिलती है। इसके बाद ब्लैक सॉइल, काली मृदा आप देखिए यहाँ पर। काली मृदा थोड़ा सा आपको गुजरात के एरिया में देखने के लिए मिलेगा, और इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर तेलंगाना,
इन एरियाज में, उड़ीसा वाला एरिया में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद लेटेराइट मृदा, जो ये डॉट डॉट वाला एरिया है, ये लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है, ठीक है। और शुष्क मृदा, जो कि मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है, वो आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये वाला एरिया, यहाँ पर कॉफ़ी और चाय का उत्पादन किया जाता है। प्लस तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये वाले एरिया में जो लेटेराइट मृदा है, यहाँ पर काजू की खेती की जाती है। तो इस साइड वाला जो एरिया हो गया केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पर कॉफ़ी और चाय, जिसको कहवा भी कहा जाता है। और इधर वाले एरिया में जो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर काजू की खेती की जाती है लेटेराइट मृदा के ऊपर। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, आज के आखिरी स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमि निम्नीकरण का मतलब भूमि का क्षरण, भूमि समाप्त होना, ठीक है, उसका कम होना। इसके लिए उत्तरदायी कुछ कारक हैं, जैसे कि वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई, ठीक है, वन को काट देते हैं। दूसरा है अति पशुचारण। अगर आप किसी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा पशुचारण करेंगे तो वहां की वनस्पति खत्म होती जाएगी, घास खत्म होता जाएगा, और जब घास खत्म हो जाएगा तो जब पानी वहां से निकलेगी तो मृदा का अपरदन तेज हो जाएगा। दूसरा है खनन। खनन में तो आप जानते हैं कि मिट्टी हटा करके ही खनन की जाएगी, तो इससे भी क्या होता है? भूमि निम्नीकरण होता है। और लास्ट है अधिक सिंचाई। बहुत ज्यादा सिंचाई करने से भी क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। इसके बारे में आगे देखिए। खनन जो है, ये दो राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर खनिज ज्यादा मिलते हैं वही खनन होगा। कोयले के लिए बहुत ज्यादा खनन किया जाता है और यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण देखने के लिए मिलता है। वनोन्मूलन मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वनों की कटाई के कारण भूमि का निम्नीकरण। पशुचारण के लिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों में पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण देखने के लिए मिलता है। और अधिक सिंचाई, जब से इस देश में हरित क्रांति ने जोर पकड़ा है, दो राज्य खास करके पंजाब और हरियाणा कृषि की ओर बहुत ज्यादा इनका झुकाव हो गया है। ये बहुत ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं और पैदावार बढ़ाने की कोशिश करते हैं नई तकनीक के उपयोग से। तो ये ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में सिंचाई भी बहुत ज्यादा करते हैं और इस कारण से यहाँ पर भूमि निम्नीकरण बहुत तेज हो रहा है, ठीक है। और पश्चिमी यूपी का भी पश्चिमी हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा हरित क्रांति के प्रकोप में आने के बाद बहुत ज्यादा खेती की ओर इसका लगाव हो गया, ठीक है। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है कि वाटर लॉगिंग होती है, यानी कि किसी क्षेत्र में अगर पानी बहुत दिन तक जमा रह जाए, ठीक है, तो उस वहां की मिट्टी लवणीयता और क्षारीयता उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। सॉल्टी और बेस, सॉल्ट उसमें बढ़ने लगता है और बेस बढ़ने लगता है। और किसी मिट्टी में अगर सॉल्टी नेचर आ गया, लवणीयता आ गया, उसके उपजाऊपन में कमी आ जाती है, ठीक है। तो जलाक्रांतता हो जाती है, यानी कि जलाक्रांतता का मतलब हो गया कि किसी क्षेत्र में वाटर लॉग हो गया, यानी कि वाटर आके रुक गया। तो ये सभी उत्तरदायी कारक हैं भूमि निम्नीकरण के। अब इन भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के क्या क्या उपाय अपनाए जाते हैं उसको देखिए। एक है समोच्च जुताई, जिसको काउंटर प्लगिंग भी कहा जाता है। ये क्या होता है? जो ढाल वाले क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, अगर यहाँ पर हम खेती करें डायरेक्ट, ठीक है, तो क्या होगा? जब भी पानी देंगे तो वो मृदा को अपर्दित करते हुए नीचे की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसा बना दें, स्टेप वाइज ऐसा बना दें, तो क्या होगा कि पानी इस पर आएगा, फिर यहाँ से इस पर, फिर इस पर, यानी कि इसकी ढाल जो है वो मंद होती जाएगी, उसका धार, उस पानी की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी और मृदा अपरदन से हमें छुटकारा मिलेगा। तो ढाल वाली भूमि पर समानांतर हल चलाया जाता है, ठीक है, पैरेलली, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके समोच्च जुताई की जाती है मृदा निम्नीकरण को रोकने के लिए। इसके बाद पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग। अच्छा, समोच्च जुताई जो है वो पहाड़ी एरिया में किया जाएगा। पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग, ये क्या करते हैं? फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है, ठीक है। फसल जब हम ऐसे करके लगा दिए, इस बीच में जो ये जमीन है ये खाली रहता है, तो यहाँ पर मृदा अपरदन होने का चांस है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? घास की पट्टी लगा देते हैं ताकि ये मृदा अपरदन ना हो, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रिप फार्मिंग। और तीसरा है रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जहाँ पर मिट्टी के अपरदन होने के चांसेस हैं वहां पर हम लोग लाइन से पेड़ लगा देते हैं, ठीक है। लाइन से पेड़ लगा दिए तो ये पहले रोकेगा, फिर ये रोकेगा, फिर ये, तो बहुत सारे पेड़ जब लाइन में लगाएंगे तो क्या होगा? मृदा के अपरदन को वो रोकता है। इसी को बोलते हैं रक्षक मेखला, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, संसाधन एवं विकास। एनसीईआरटी को अगर फॉलो करें तो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में इतना दिया हुआ है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इस एनसीईआरटी सीरीज का लाभ आपके दोस्त भी उठा पाए, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो वीडियो जाएंगे उसकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।